हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग कैंपस में। तो जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ इंग्लिश ग्रामर के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स दिए गए हैं जिसके जिसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम। अगर इसके सिलेबस को हम देखें तो यहाँ पे कुछ ऐसे चुनिंदे टॉपिक्स रखे गए हैं जो कि आपके सारे टीचिंग एग्ज़ाम्स में देखने को मिलते हैं, चाहे वो एस्टेट हो, चाहे KVS, DSSB, AMRS या फिर TGT PGT की भी बात करें तो वहाँ पे आपको देखने को ही मिलते हैं। ठीक है, अगर उन टॉपिक्स की हम बात करें तो जैसे कि हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर, टेंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, क्वेश्चन टैग्स, कंडीशनल सेंटेंसेस, नरेशन, वॉइस, आर्टिकल्स, डेफिनिट आर्टिकल्स, इसके पार्ट हैं आर्टिकल्स के, जो कि डेफिनिट एंड इंडेफिनिट आर्टिकल्स, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीमेंट, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, एडवर्ब वर्ब्स, एडवांस वर्ब्स, फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स इसके पार्ट्स हैं। फिर उसके बाद हम सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस, होमोफोन्स, होमोनिम्स, होमोग्राफ्स, फिगर ऑफ स्पीच, स्पोका या फिर इसे स्पोका भी बोलते हैं। वहीं पे कुछ वोकैब्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फिर पैराजम्बल्स को भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आज की क्लास की बात करें तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर से। ठीक है, तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे हमें मुख्य रूप से सेंटेंस और क्लॉज देखने को मिलता है। ठीक है, जैसा कि हमारे एग्ज़ाम्स में भी हमें सेंटेंस और क्लॉज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो हमारे मेन टॉपिक्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो अगर हम सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। ठीक है, तो अगर हम सेंटेंस के फॉर्मेशन की बात करें तो इसकी सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो होती है साउंड। ठीक है, जिसे हिंदी में हम कहते हैं ध्वनि, साउंड। जैसे हिंदी में हमारा वाक्य होता है तो उसमें अगर उसकी हायरार्की को देखें तो सबसे पहले हमारा ध्वनि आता है, फिर उसके बाद जो लेटर्स होते हैं वो आते हैं, फिर उसके बाद कई लेटर्स से मिलके एक शब्द का निर्माण होता है, फिर ऐसे आगे भी ये हायरार्की चलती है और फिर लास्ट में एक वाक्य का फॉर्मेशन होता है। उसी तरह अगर हम सेंटेंस इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ भी सेंटेंस की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो साउंड होती है। ठीक है, फिर कई सारे साउंड्स के बाद मिलने के बाद एक लेटर का निर्माण होता है। ठीक है, फिर कई सारे लेटर्स मिलके वर्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसी तरह फिर वर्ड से फ्रेज का फॉर्मेशन होता है। फिर अगर आगे बात करें तो फ्रेज से क्लॉज का फॉर्मेशन होता है। फिर कई सारे क्लॉज को मिलाने पे हमारा फाइनली सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगर हम साउंड्स की बात करें तो ये हमारे टोटल 44 होते हैं। ठीक है, इसमें हमारा जो कि 24 कॉन्सोनेंट होता है और 20 वोवेल्स होते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम लेटर की बात करें तो ये हमारे 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें 21 कॉन्सोनेंट होते हैं और 5 जो होते हैं वो हमारे वोवेल्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमने देखा कि सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है। सबसे उसकी छोटी यूनिट जो होती है वो साउंड होती है, फिर कई सारे साउंड्स आपस में मिलके एक लेटर्स का फॉर्मेशन करते हैं, फिर वहीं कई सारे लेटर्स आपस में मिलके वर्ड का फॉर्मेशन करते हैं, वर्ड्स से फिर हमारा फ्रेज का फॉर्मेशन होता है, फिर फ्रेज से हमारा क्लॉज बनता है, फिर क्लॉज से हमारा सेंटेंस होता है। ठीक है, अगर हम फ्रेज की बात करें तो ये इसका हिंदी मीनिंग होता है वाक्यांश। ठीक है, यानी कि किसी भी सेंटेंस का एक पार्ट होता है, वाक्य का अंश। इसका हमेशा अपूर्ण
अर्थ रहता है। ठीक है, इसका कभी कंप्लीट मीनिंग नहीं होता फ्रेज़ का। अगर वहीं हम क्लॉज की बात करें तो इसका मीनिंग होता है उपवाक्य। ठीक है, उपवाक्य। क्लॉज की फॉर्मेशन की बात करें तो ये सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन से ही होता है। ठीक है, अब इस क्लॉज की बात करें तो इसका मीनिंग कभी कभी पूर्ण होता है, यानी इसका कभी कंप्लीट मीनिंग होता है और कभी इनकम्प्लीट मीनिंग होता है। ठीक है, तो कंप्लीट मीनिंग और इनकम्प्लीट मीनिंग, तो जो हमारा कंप्लीट मीनिंग होता है यानी कि ये अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होता है, तो इसे हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। वहीं जो इनकम्प्लीट मीनिंग रखता है यानी कि वो किसी अन्य पर डिपेंड होता है, यानी वो किसी अन्य पर आश्रित होता है, तो इसे हम बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, अगर वहीं हम सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस का भी फॉर्मेशन सब्जेक्ट एंड वर्ब से ही होता है, लेकिन ये हमेशा एक कंप्लीट मीनिंग रखता है। ठीक है, एक कंप्लीट मीनिंग रखता है। अगर सेंटेंस और क्लॉज में डिफरेंस की बात करें तो इसमें मेनली यही डिफरेंस देखने को मिलता है कि हमारा जो क्लॉज होता है वो कंप्लीट मीनिंग रख भी सकता है और नहीं भी रख सकता है। ठीक है, और जबकि हमारा सेंटेंस जो होता है वो ऑलवेज कंप्लीट मीनिंग रखता है। ठीक है, तो इस तरह हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात किए। अगर हम एक सेंटेंस के फॉर्मेशन की बात करें तो हमारा सेंटेंस जो होता है वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से फॉर्म होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये बात करेंगे कि ये प्रेडिकेट क्या होता है। तो एक एग्जांपल ले, जैसे राम इज़ गोइंग टू स्कूल। ठीक है, राम स्कूल जा रहा है, तो यहाँ पे हमारा जो राम है वो डूअर है, यानी कि ये करता है, सॉरी ये हमारा डूअर है, करता। ठीक है, तो जो हमारा डूअर होता है वो हमेशा सब्जेक्ट होता है। ठीक है, और वहीं अगर इज़ गोइंग टू स्कूल की बात करें तो इज़ गोइंग टू स्कूल हमारा हो जाएगा प्रेडिकेट। ठीक है, यानी कि सेंटेंस का फॉर्मेशन सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट के फॉर्म में होता है। सब्जेक्ट जो होता है वो डूअर होता है और डूअर को छोड़ के बाकी जो सेंटेंस का पार्ट होता है वो हमारा प्रेडिकेट होता है। ठीक है, तो इस तरह हमने सेंटेंस के बारे में कुछ इम्पोर्टेंस जो पॉइंट्स थे उसको देखा। ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस, अगर हम क्लॉज की बात करें तो क्लॉज के बारे में हमने डिस्कस किया कि इसका मीनिंग कंप्लीट भी हो सकता है और इनकम्प्लीट भी हो सकता है। तो क्लॉज के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हम यहाँ पे अब सेंटेंस को आगे पढ़ते हैं कि इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, सेंटेंस की बात करें यानी कि वाक्य, तो इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला तो होता है स्ट्रक्चर बेस्ड और सेकेंड होता है फंक्शन बेस्ड। ठीक है, स्ट्रक्चर बेस्ड की बात करें तो इसका मतलब होता है कि जो हमारा सेंटेंस का फॉर्मेशन हुआ है उसके बारे में बताता है कि ये कैसा सेंटेंस कैसा दिख रहा है या कैसा बना है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो सेंटेंस होता है वो बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम एक चौथे प्रकार को और पढ़ते हैं, उसको हम अच्छे से देखते हैं। अगर हम पहले प्रकार की बात करें तो हमारा पहला होता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस और तीसरा होता है
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और जो चौथा होता है वो हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। ये बहुत ही रेयर केस में हमें देखने को मिलता है, तो इसलिए हम यहाँ पे बोले कि यहाँ पे जो हमारे 3 ये पार्ट हैं ये मुख्य रूप से हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में भी यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। वहीं पे अगर हम फंक्शन बेस्ड की बात करें तो ये टोटल 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है हमारा इम्परेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, चौथा होता है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस, पांचवा और लास्ट होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। तो इस तरह हमने सेंटेंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया, जिसमें हमारा पहला है स्ट्रक्चर बेस्ड और सेकंड है फंक्शन बेस्ड। अब जो स्ट्रक्चर बेस्ड है उसको भी हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं अच्छे से इसको समझने के लिए, जिसमें पहला हमारा सिंपल सेंटेंस, दूसरा कंपाउंड सेंटेंस, तीसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, चौथा है हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। अगर हम फंक्शन बेस्ड की बात करें तो ये हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है इम्परेटिव सेंटेंस, थर्ड वन होता है इंटरोगेटिव, चौथा होता है हमारा ऑप्टेटिव और लास्ट होता है एक्सक्लेमेटरी। अगर हम इसकी हिंदी की बात करें तो डिक्लेरेटिव का मतलब होता है घोषणात्मक वाक्य, इम्परेटिव की बात करें तो ये हमारा होता है आज्ञा सूचक वाक्य, इंटरोगेटिव की बात करें तो ये हमारा होता है प्रश्नवाचक वाक्य, ऑप्टेटिव का मतलब होता है इच्छावाचक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी का होता है मतलब विस्मयादि बोधक वाक्य, ठीक है। वहीं अगर सिंपल सेंटेंस की बात करें तो ये हमारा होता है सरल वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस का मतलब होता है संयुक्त वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करें तो ये हमारा होता है जटिल वाक्य, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करें तो ये होता है जटिल संयुक्त वाक्य। यानी ये कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मिक्स्ड वर्जन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक एक करके अच्छे से हम डिस्कस करेंगे सारे सेंटेंस को। तो अगर हम फंक्शन बेस्ड की बात करें, फंक्शन बेस्ड सेंटेंस की बात करें तो इसमें पहला हमारा आता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करते हैं कि ये होता क्या है। इसका मतलब होता है घोषणात्मक वाक्य। इस वाक्य के बारे में अगर हम बात करें तो ये हमारा एक सिंपल जो स्टेटमेंट होता है उसे हम बोलते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। जैसा कि हम बात करें फंक्शन बेस्ड, यहाँ पे हम सेंटेंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे फंक्शन बेस्ड यानी कि इसके नाम से पता चल रहा है कि सेंटेंस का किस प्रकार का यहाँ पे कार्य है, ठीक है। तो अगर हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसका मतलब है घोषणात्मक वाक्य, यानी कि किसी बात की यहाँ पे घोषणा की जा रही होगी, ठीक है। तो एक तरीके का ये हमारा सिंपल स्टेटमेंट होता है, ठीक है। अगर इसकी बात करें डिक्लेरेटिव सेंटेंस की तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लें कि शी इज़ रीडिंग बुक्स, यानी कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वह किताब पढ़ रही है, शी इज़ रीडिंग बुक्स।
तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव स्टेटमेंट। ठीक है। अगर वहीं पे अगर हम इसको कह दें कि शी इज़ नॉट रीडिंग बुक्स, यानी कि वो किताब नहीं पढ़ रही है, तो ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव स्टेटमेंट। नेगेटिव स्टेटमेंट का हम कैसे यहाँ पे डिफाइन करेंगे इसको, यहाँ पे हमें नॉट कीवर्ड देखने को मिलेगा, जिससे हमें पता चलेगा कि ये हमारा सेंटेंस नेगेटिव है। ठीक है। वहीं अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट की बात करें तो वहाँ पे हमें एक सिंपल जो स्टेटमेंट रहेगा वो देखने को मिलेगा, उसमें नॉट, नेवर ये सब नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इस प्रकार हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ठीक है। अब हम अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है इम्परेटिव सेंटेंस। इसका मतलब होता है आज्ञावाचक वाक्य। जैसा कि इस सेंटेंस के नाम से पता चल रहा है, आज्ञावाचक वाक्य, यानी कि यहाँ पे आज्ञा दी जा रही होगी या सलाह दिया जा रहा होगा या रिक्वेस्ट किया जा रहा होगा। ठीक है। यानी कि ऑर्डर, रिक्वेस्ट या फिर एडवाइस दी जा रही होगी। ठीक है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें कि हमारा इम्परेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसमें जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो मोस्टली हिडन रहता है। ठीक है। लेकिन हमें ये अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, अंडरस्टूड होता है। ठीक है। अगर इसके हम सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पे हमें जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सीधा ये वर्ब से ही शुरू होता है, वर्ब से ही सीधा शुरू होता है। ठीक है। लास्ट में सेंटेंस के या तो फुल स्टॉप या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर रहा कि इसमें ऑर्डर या रिक्वेस्ट या एडवाइस दी जा रही होगी। ठीक है। और इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो मोस्टली हिडन होता है, कभी कभी होता है कि सामने रहे या फिर हमेशा ये हिडन रहता है। और अगर हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो ये स्ट्रक्चर हमारा जो होता है वो वर्ब से ही हमेशा शुरू होता है और सेंटेंस के लास्ट में हमें फुल स्टॉप या एक्सक्लेमेशन मार्क देखने को मिलता है। ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि हम एग्जाम्पल लें, शट द डोर। ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है कि दरवाज़ा बंद कर दो, शट द डोर। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है यानी डूअर है वो हिडन है। ठीक है। लेकिन हमें ये अंडरस्टूड है कि यहाँ किसी दूसरे से ही कहा जा रहा है कि दरवाज़ा बंद कर देना। ठीक है। और यहाँ पे अगर हम वर्ब की बात करें तो ये शट हमारा यहाँ पे वर्ब है, जैसा कि हमने पढ़ा कि सेंटेंस का जो शुरुआत होगा वो वर्ब से ही सीधा शुरू होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं शट से हमारा ये सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है वो शट से है, यानी कि वर्ब से सीधा शुरू हो रहा है और लास्ट में हमें फुल स्टॉप या एक्सक्लेमेशन मार्क देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये हमारा ऑर्डर दिया जा रहा है। अगर वहीं और हम बात करें, जैसे कि प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा प्लीज़ है ये रिक्वेस्ट को यहाँ पे सिंबलाइज कर रहा है। ठीक है। यानी कि यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है कि प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास पानी दीजिए। ठीक है। तो ये हमारा हो गया रिक्वेस्ट। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि यू हमारा सब्जेक्ट जो है वो हिडन है। ठीक है। यहाँ पे पानी मांगी जा रही है, यानी किसी दूसरे से ही पानी मांगी जा रही है।
तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा रिक्वेस्ट। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा गिव से ये स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ये वर्ब है गिव हमारा। ठीक है, अगले एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि अवॉइड बैड थिंग्स, यानी कि अवॉइड बैड थिंग्स। यहाँ भी अवॉइड जो हमारा एक वर्ब है। ठीक है, और यहाँ पे भी जो हमारा यू है सब्जेक्ट वो हिडन है। अवॉइड बैड थिंग्स यानी बुरी चीज़ों से दूर रहो, यहाँ पे सलाह दी जा रही है, यानी कि एडवाइस दिया जा रहा है। तो ये भी हमारा इम्परेटिव सेंटेंस हुआ। ठीक है, तो इस तरह हमने इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में भी अच्छे से डिस्कस किया। ठीक है, अगर आपको इन सेंटेंसेस में कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी आपको डाउट हो तो आप ज़रूर हमें बताइएगा। ठीक है, उसे ज़रूर रिजॉल्व किया जाएगा। अगर हम अगले सेंटेंस की बात करें तो हमारा अगला सेंटेंस है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि यहाँ पे जो हमारा वाक्य होगा उसमें प्रश्न किया जा रहा होगा। ठीक है, तो अगर प्रश्न किया जा रहा होगा तो हमें इस सेंटेंस के लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क देखने को मिलेगा। ये हमारा श्योर है। ठीक है, और अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हमारा मेन वर्ब होगा। ठीक है, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें एग्जांपल लेके, जैसे कि आर यू स्लीपिंग, मतलब कि क्या तुम सो रहे हो। तो यहाँ पे जो आर है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे जो स्लीपिंग है ये हमारा मेन वर्ब है, यू हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ। तो इस तरह हमारा ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ। अगर यहाँ पे हम क्वेश्चन वर्ड्स की बात करें जो कि हमारे WH वर्ड्स होते हैं, जैसे कि वाई, व्हाट, वेयर, हु, तो ये सब हमारे जो हैं ये WH वर्ड्स हैं। अगर इनसे कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है, जैसे कि हम बात करें कि तुम क्यों जा रहे हो, तुम क्यों खा रहे हो, तुम कब जा रहे हो, तो यानी कि यहाँ पे कब, क्यों, कब, वाई का मतलब होता है क्यों, व्हाट का मतलब होता है क्या, वेयर का मतलब होता है कहाँ, हु का मतलब होता है कौन। ठीक है, तो इनसे अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा एक बार उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल लें, जैसे कि वाई आर यू गोइंग। ठीक है, लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तुम क्यों जा रहे हो। जैसा कि अगर हम क्यों को एक साइड करें तो अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे जैसे हमने बात किया था कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हमारा मेन वर्ब आएगा, तो उसी तरह हम यहाँ पे देखना है कि हमारा आर जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, और हमारा जो यू है वो सब्जेक्ट है, गोइंग जो है वो हमारा एक मेन वर्ब है। ठीक है, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या ऐड हुआ, जो हमारा क्यों यानी WH वर्ड था वो यहाँ पे ऐड हुआ, जो कि हमारा वाई है, तुम क्यों जा रहे हो। तो क्यों के लिए यहाँ पे वाई आया, वाई आर यू गोइंग। तो इस तरह ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य यहाँ पे उसका ये एग्जाम्पल देखें हम। ठीक है, अगर और भी एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि वेयर डू यू लीव, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वेयर डू यू लीव, मतलब कि तुम कहाँ रहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा वेयर जो है ये WH वर्ड है। ठीक है, यहाँ पे डू जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, यू जो है हमारा वो सब्जेक्ट है, लीव हमारा मेन वर्ब है।
तो इस तरह ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो उसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया अच्छे से। अगर हम अगले सेंटेंस पे आए तो हमारा अगला सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी कि इच्छावाचक वाक्य। इसमें भी हम इसके नाम से समझ सकते हैं कि यहाँ पे अपनी इच्छाएं या फिर जो इमोशंस या फिर जो फीलिंग्स होंगी उनको यहाँ पे हम प्रकट करेंगे। जैसे कि हमारा होता है ब्लेसिंग, विश करते हैं हम किसी को, और किसी को कर्ज करते हैं यानी कि शाप देते हैं। तो ये हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस हुआ। ठीक है, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें हमेशा मे का यूज़ होता है। ठीक है, और कभी कभी ये हिडन भी रहता है कभी कभी। ठीक है, मे कभी दिखेगा और कभी नहीं दिखेगा। ठीक है, और हमेशा यहाँ पे जो हमारा वर्ब होता है उसका बेस फॉर्म रहता है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल की बात करें जैसे, तो हमारा हो जाएगा जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग। जैसे कि हम किसी को आशीर्वाद देते हैं यानी ब्लेस करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, दीर्घायु भव यानी कि तुम्हारी आयु लंबी हो। ठीक है, उसी तरह हम आशीर्वाद देते हैं मे गॉड ब्लेस यू। तो ये भी हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस हुआ। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें मे यहाँ पे सामने दिख रहा है। ठीक है, विजिबल है, हाइड नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे अगर वर्ब की बात करें तो यहाँ लिव उसका भी बेस फॉर्म आया है, ब्लेस ये भी हमारा बेस फॉर्म में ही है। ठीक है, अगर और भी एग्जाम्पल की बात करें जैसे कि लॉन्ग लिव द किंग, यानी कि जैसे हम बोलते हैं राजा की जय हो यानी राजा की आयु लंबी हो, तो उसके लिए हम बोलते हैं लॉन्ग लिव द किंग। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मे हमारा हिडन है, लेकिन जो हमारा वर्ब है वो बेस फॉर्म में है। ठीक है, इसको हम इसी तरह दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं मे द किंग लिव लॉन्ग। दोनों का मीनिंग हमारा सेम है, लेकिन हम यहाँ पे ये डिफरेंस करते हैं कि पहले वाले सेंटेंस में मे जो है हमारा हिडन है और दूसरे वाले सेंटेंस में मे हमारा विजिबल है। ठीक है, तो यही हमने बात की कि मे कभी हिडन रहेगा और कभी विजिबल रहेगा। और अगर सब्जेक्ट की बात से वर्ब की बात करें तो ये हमारा बेस फॉर्म में है यानी कि फर्स्ट फॉर्म में ही है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस हुआ जिसमें ब्लेसिंग, कर्ज या फिर विश के बारे में बात होती है। अगर हम अगले सेंटेंस की बात करें तो वो हमारा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसका मतलब होता है विस्मयादि बोधक वाक्य। इस सेंटेंस के बारे में बात करें तो हमारा जो अचानक से रिएक्शन रहता है या फिर जो हमारा इमोशन होता है उसके बारे में हम बात करते हैं, यानी कि सडन जो हमारा रिएक्शन होता है या फिर जो हमारा इमोशन होता है उसके बारे में बात की जाती है। और सेंटेंस के लास्ट में हमें एक्सक्लामेशन मार्क देखने को ज़रूर मिलता है। ठीक है,
और अगर हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो मोस्टली ये व्हाट या फिर हाउ से शुरू होता है। ठीक है, जैसे कि अगर कुछ वर्ड्स की बात करें, जैसे कि अलास, हुर्रे, ये, व्हाट, हाउ, etc। ठीक है, तो ये हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं जो मैक्सिमम हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा हो जाएगा जैसे कि व्हाट अ ब्यूटीफुल वॉच यू हैव, कि व्हाट अ ब्यूटीफुल वॉच यू हैव। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा सेंटेंस है उसका मीनिंग है कि तुम्हारे पास कितनी सुंदर घड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ये व्हाट है वो हमारा सडन रिएक्शन है, मतलब कि व्हाट अ ब्यूटीफुल वॉच यू हैव, यानी किसी की वॉच को देख के और हमारा सडन रिएक्शन निकला कि तुम्हारे पास कितनी सुंदर घड़ी है। ठीक है, तो ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ। ठीक है, यहाँ पे हमें एक्सक्लेमेशन मार्क भी देखने को मिला और व्हाट, हाउ ये सबसे शुरू होंगे, तो यहाँ पे हमें व्हाट देखने को मिला। ठीक है, अगर अगला एग्जांपल लें जैसे कि हाउ इंटेलिजेंट ही इज़, यानी कि वह कितना बुद्धिमान है, तो ये भी हमारा रिएक्शन है। ठीक है, कि वह कितना बुद्धिमान है, तो यहाँ पे हमारा हो गया हाउ, लास्ट में हो गया एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, अगर हम खुशी या फिर दुख की बात करें तो जैसे कि हम बात करते हैं ये वी वॉन द मैच, यानी कि हम मैच जीत गए, तो ये हमारा हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे ये हमें देखने को मिल रहा है जो कि हमारा एक क्विक रिएक्शन है। ठीक है, हम मैच जीत गए, उस पर हमारा जो रिएक्शन होता है उसके बारे में बात की जा रही है, जो कि खुशी की बात है। ठीक है, तो इस तरह हमने सेंटेंस के टाइप्स को देखा जो कि हमारा फंक्शन बेस्ड है। ठीक है, अब हम सेंटेंस को देखेंगे उसके स्ट्रक्चर बेस्ड पर। ठीक है, अगर हम सेंटेंस को उसके स्ट्रक्चर बेस्ड पर बात करें तो इसे भी हम 4 पार्ट में अच्छे से डिवाइड करते हैं, जिसमें हमारा पहला होता है सिंपल सेंटेंस यानी कि सरल वाक्य, दूसरा होता है हमारा कंपाउंड सेंटेंस यानी कि संयुक्त वाक्य, तीसरा होता है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी कि जटिल वाक्य, और चौथा हमारा होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस यानी संयुक्त जटिल वाक्य। ठीक है, एक बार इसके हम बेसिक रूल्स को देख लेते हैं कि क्या क्या होते हैं, फिर उसके बाद हम इसको अलग अलग करके अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, सिंपल सेंटेंस की बात करें तो जैसा कि सेंटेंस के बारे में हमने भी पढ़ा था कि सेंटेंस का फॉर्मेशन जो होता है वो सब्जेक्ट एंड वर्ब के थ्रू होता है। ठीक है, जिसका एक कंप्लीट मीनिंग होता है। ठीक है, तो अगर हम सिंपल सेंटेंस की बात करें तो यह एक सिंपल सेंटेंस होता है, जैसा नाम से इसके पता चल रहा है, और इसका जो मीनिंग होता है वो कंप्लीट मीनिंग होता है। अगर ये कंप्लीट मीनिंग देगा तो यानी कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। ठीक, इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। क्लॉज जो होता है हमारा सब्जेक्ट एंड वर्ब के कॉम्बिनेशन से ही बनता है। ठीक, अगर वहीं हम कंपाउंड सेंटेंस की बात करें तो ये हमारा सब्जेक्ट एंड वर्ब प्लस सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे 2 या 2 से अधिक हमें सब्जेक्ट एंड वर्ब देखने को मिलते हैं। सेंटेंस तो एक ही रहेगा, लेकिन उसमें अगर क्लॉज की बात करें यानी सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन की बात करें तो वो हमें 2 या 2 से अधिक देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें कि ये जो क्लॉजेज होते हैं उनके एडिशन के लिए यहाँ पे जो कनेक्टर्स यूज होते हैं वो होते हैं हमारे कंजंक्शन। ठीक है, ये कंजंक्शन जो होते हैं वो
कुछ ही होते हैं गिने चुने, जिसके बारे में हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे हम क्लॉज की बात करें तो ये जो हमारा पहला क्लॉज होता है सब्जेक्ट एंड वर्ब का, क्लॉज 1, ये हमारा इंडिपेंडेंट होता है, जिसका कि कंप्लीट मीनिंग होता है। वहीं पे अगर हम दूसरे सब्जेक्ट एंड वर्ब की बात करें यानी कि क्लॉज 2, ये भी हमारा इंडिपेंडेंट होता है। ये दोनों इस सेंटेंस में जो दोनों क्लॉज होते हैं वो आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। वो हमारा कंपाउंड सेंटेंस होता है। वहीं पे अगर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करें तो ये भी सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, जो कि कनेक्टर्स के थ्रू जुड़े होते हैं, जिसमें 2 या 2 से अधिक क्लॉज होते हैं। अगर हम पहले क्लॉज की बात करें तो ये हमारा इंडिपेंडेंट होता है। अगर हम दूसरे क्लॉज की बात करें तो ये हमारा डिपेंडेंट होता है, ठीक है। उसी तरह हमारा जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस का मिक्स वर्जन होता है, ठीक है, जिसको हम आगे अच्छे से अभी पढ़ेंगे। तो चलिए एक एक करके सेंटेंस को अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस, ठीक है, यानी कि सरल वाक्य। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे एक सेंटेंस होगा। अगर एक सेंटेंस है तो उसमें एक क्लॉज भी होंगे। अगर हम सेंटेंस की बात करें तो उसमें क्लॉज होते ही होते हैं। अगर वो सेंटेंस एक है तो उसमें क्लॉज जो होंगे वो एक होंगे या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारे इसमें एक सेंटेंस और एक क्लॉज होता है। अगर इसमें हम कनेक्टर्स की बात करें, जिसे हम कंजंक्शन कहते हैं, तो यहाँ पे कंजंक्शन नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा सेंटेंस होता है ये अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग देता है, ठीक है, जो कि हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, ठीक है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये इंडिपेंडेंट होता है, किसी पे डिपेंड नहीं करता, किसी पे आश्रित नहीं रहता, तो इसलिए ये हमारा इंडिपेंडेंट होता है, जिसे हम मेन क्लॉज या फिर प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, ओके। तो जो हमारा सिंपल सेंटेंस होता है वो कंप्लीट मीनिंग देता है और इसमें एक सेंटेंस होता है, क्योंकि सेंटेंस का अपने आप में ही कंप्लीट मीनिंग होता है, तो इसलिए ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, ठीक है। अगर हम एक एग्जांपल लेके बात करें इसकी, तो जैसे कि शी हैज़ अ पेन, यानी उसके पास एक पेन है। तो यहाँ पे हम देखते हैं शी हमारा सब्जेक्ट है, हैज़ हमारा वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है, यानी कि इसमें एक क्लॉज है। जैसा कि ये सेंटेंस अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग रख रहा है, यानी कि ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है, जिसे हम मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। वो भी हमने पढ़ा इसे अच्छे से, ठीक है। जैसे कि और भी एग्जाम्पल की बात करें, श्याम राइट्स अ लेटर, यानी कि श्याम एक पत्र लिखता है। तो यहाँ पे हम बात करें, श्याम ये हमारा सब्जेक्ट है, राइट्स ये हमारा वर्ब है, अ लेटर यानी कि श्याम एक पत्र लिखता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट मीनिंग रख रहा है, और यहाँ पे जो है सब्जेक्ट और वर्ब सिर्फ एक एक देखने को मिल रहा है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे कोई कंजंक्शन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ और
ये सिंपल सेंटेंस हुआ। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये सिंपल सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आप लोग क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करिएगा, एक बार कॉन्सेप्ट को अच्छे से यहाँ पे समझ के फिर क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, आपके डाउट को ज़रूर ही यहाँ पे रिजॉल्व किया जाएगा। ठीक है, अब हम कंपाउंड सेंटेंस के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि कंपाउंड सेंटेंस जो होता है हमारा, उसमें एक सेंटेंस होता है। अगर हम क्लॉज की बात करें तो उसमें 2 या 2 से अधिक क्लॉजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अगर इस स्ट्रक्चर की इसकी बात करें सेंटेंस की, तो इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस उसके बाद हमारा कंजंक्शन होता है, जिसके थ्रू ये दोनों क्लॉजेस कनेक्टेड रहते हैं। फिर कंजंक्शन के बाद हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब देखने को मिलता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे जो हमारा क्लॉज 1 होता है, ये अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग रखता है, जिसे हम कहते हैं हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, इसी को ही हम मेन क्लॉज या फिर प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं। ठीक है, वहीं पे हमारा कंजंक्शन के बाद जो होता है क्लॉज, वो हमारा इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दोनों क्लॉज होते हैं वो आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि दोनों का आपस में अलग अलग एक कंप्लीट मीनिंग होता है। ठीक है, तो पहले वाला जो इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ उसे हम मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज नाम दे दिए। ठीक है, तो अगर हम दूसरे इंडिपेंडेंट क्लॉज की बात करें तो उसे भी हम यही नाम तो दे नहीं सकते ना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि इसमें मेन क्लॉज कौन है। ठीक है, तो इसी तरह हम इसे कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। कोऑर्डिनेट की बात करें तो इसका मतलब होता है कि उसी के जैसा, यानी कि पहले के जैसा ही इसका भी अलग मीनिंग है। ठीक है, तो अगर इसके हम कंजंक्शन की बात करें कि यहाँ पे कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं, तो उसकी यहाँ पे ट्रिक दी गई है, जो कि है फैन बॉयज़। ठीक है, अगर हम फैन बॉयज़ की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है फैन बॉयज़। इसका फुल फॉर्म होता है F मीन्स फॉर, A फॉर, F मीन्स फॉर, A फॉर एंड, ठीक है, नॉर हुआ N फॉर, और बट हुआ B फॉर, O फॉर हुआ और Y फॉर हुआ येट, S फॉर हुआ सो। ठीक है, तो अगर हमें जिस सेंटेंस में ये फैन वॉइस कंजंक्शन देखने को मिले तो वो हमारा हो जाएगा कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, तो ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस हुआ, जिसमें एक स्ट्रक्चर होता है, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं जिनका आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि दोनों का अपना अलग अलग मीनिंग होता है। ठीक है, जो कि कंप्लीट मीनिंग रखते हैं। ठीक है, अगर पहले क्लॉज की बात करें तो वो हमारा मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज होता है। वहीं अगर कंजंक्शन के बाद जो हमारा क्लॉज होता है उसकी बात करें तो वो हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। ठीक है, अगर इसमें कंजंक्शन की बात करें तो वो फैन वॉइस से यहाँ पे कनेक्ट रहते हैं आपस में, सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो ये हमारा फैन बॉयज़ हुआ। फैन बॉयज़ का यहाँ पे हमने फुल फॉर्म देखा कि F फॉर, A फॉर एंड, N फॉर नॉर, B फॉर बट, O फॉर और, Y फॉर येट, yes फॉर सो। ठीक है, तो ये हमारी ट्रिक्स हो गई। अगर ये कंजंक्शन हमें जहाँ देखने को मिले वो हमारा कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो एग्जाम्पल लें, जैसे कि सीता हैज़ अ पेन एंड राम हैज़ अ बुक। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सीता हैज़ अ पेन, यानी सीता के पास एक पेन है, एंड जो कि हमारा यहाँ पे कंजंक्शन है, एंड राम हैज़ अ बुक, राम के पास एक बुक है। ठीक है, यानी कि ये दोनों सेंटेंस क्लॉजेस आपस में एंड के थ्रू जुड़े हुए हैं, जो कि ये हमारा
कनेक्टर की तरह यहाँ पे काम कर रहा है, एज ए कनेक्टर, जिसे हम कंजंक्शन कहते हैं। कंजंक्शन का बेसिकली क्या रोल होता है, वो दो या दो से अधिक क्लॉजेस को आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे जो एंड है वो सीता हैज़ अ पेन इसको और राम हैज़ अ बुक इसको ऐड कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कनेक्टर हुआ। अगर हम अलग अलग क्लॉजेस की बात करें, सीता हैज़ ए पेन, इसका अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग है, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा हुआ इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। अगर ये कंप्लीट मीनिंग रखेगा तो ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, किसी और पे ये डिपेंड ही नहीं होगा, ये अपने आप में ही पूर्ण है, ठीक है। वहीं पे अगर सेकंड क्लॉज की बात करें तो ये भी अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग रख रहा है, यानी कि राम हैज़ अ बुक, राम के पास एक किताब है, तो ये भी अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग रख रहा है, जिसकी वजह से ये भी हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एंड हमारा कनेक्टर है, जो कि हमारा फैन वॉइस का एक पार्ट है, यहाँ पे एंड देखने को मिल रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। तो ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इस तरह हमने कंपाउंड सेंटेंस को अच्छे से डिस्कस किया यहाँ पे, ठीक है। अब हम अगले सेंटेंस पे आते हैं, जो कि हमारा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करें, जो कि हमारा संयुक्त वाक्य होता है, तो यहाँ भी हमें एक सेंटेंस और दो क्लॉजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये क्लॉजेस जो होते हैं, एक तो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग रखता है, जिसकी वजह से वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। वहीं जो हमारा दूसरा क्लॉज होता है वो डिपेंड होता है पहले वाले क्लॉज पे, जिसकी वजह से ये डिपेंडेंट क्लॉज होता है, ठीक है। अगर हम इंडिपेंडेंट क्लॉज की बात करें तो इसे हम मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। वहीं हम डिपेंडेंट क्लॉज की बात करें तो इसे हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी कि ये पहले वाले पर डिपेंड है, ठीक है। यानी कि ये पहले वाले के नीचे है, इसलिए ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्लॉज 1, फिर ये कंजंक्शन के थ्रू यहाँ पे जुड़े होते हैं दूसरे क्लॉज से, ठीक है। जो पहला क्लॉज होता है वो हमारा इंडिपेंडेंट होता है और दूसरा जो होता है वो डिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट का मतलब कि जो ये हमारा पहला क्लॉज होगा वो अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग रखेगा, ये किसी और पे डिपेंड नहीं रहेगा, जिसकी वजह से इसे इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। वहीं हमारा दूसरा जो क्लॉज होगा वो डिपेंडेंट क्लॉज होगा, क्योंकि ये अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग नहीं रखता। जब तक ये क्लॉज 1 पे नहीं डिपेंड होगा तब तक इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा, तो इसलिए ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज होता है, जिसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे हम कंजंक्शन की बात करें तो कंपाउंड सेंटेंस में हमने देखा कि कंजंक्शन जो होते हैं वो फैन वॉइस होते हैं, तो उसको छोड़ के जो भी हमारे कंजंक्शन होंगे वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें, जैसे कि आई विल कम हियर इफ़ आई वेक अप अर्ली, ठीक है। आई विल कम हेयर इफ़ आई वेक अप अर्ली, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं आई विल कम हेयर, ये एक क्लॉज हुआ। यहाँ पे इफ़
जो एज ए कनेक्टर यहाँ पे वर्क कर रहा है। आई वेकअप अर्ली यानी कि मैं जब जल्दी जाग जाऊँगा, मैं यहाँ आऊँगा जब मैं जल्दी जाग जाऊँगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा आई है ये सब्जेक्ट 1 है, विल हमारा वर्ब 1 है, आई हमारा सब्जेक्ट 2 है, यहाँ पे वेकअप हमारा वर्ब 2 है। यानी कि यहाँ पे हमें 2 क्लॉज देखने को मिल रहा है जो कि इफ़ कंजंक्शन के थ्रू यहाँ पे जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगर हम इफ़ कंजंक्शन की बात करें तो ये फैन बॉयज़ में हमें कहीं नहीं देखने को मिलता। ठीक है, फैन बॉयज़ मीन्स फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। तो इसमें हमें इफ़ कहीं नहीं देखने को मिल रहा है, तो इसलिए ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस नहीं होगा, यानी कि ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फैन वॉइस को छोड़ के जो भी हमें कंजंक्शन देखने को मिलेंगे वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होंगे। ठीक है, अगर हम क्लॉजेस की मीनिंग की बात करें तो आई विल कम हेयर, यहाँ पे ये अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग रख रहा है कि मैं आऊँगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ। ठीक है, ये अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग रख रहा है। अगर हम दूसरे क्लॉज की बात करें, इफ़ आई वेकअप अर्ली, अगर मैं जल्दी जाग जाऊँ, तो ये अपने आप में तो एक कंप्लीट मीनिंग रख नहीं रहा ना। जब तक कि ये पहले वाले क्लॉज से ऐड नहीं होगा तब तक ये अपने आप में कंप्लीट नहीं होगा। जब ये इसमें हम पहले वाला ऐड कर लेंगे कि मैं यहाँ आऊँगा जब मैं जल्दी जाग जाऊँगा, ठीक है, तब जाके इसका एक कंप्लीट मीनिंग आ रहा है, यानी कि जो दूसरा क्लॉज है वो पहले वाले क्लॉज पे डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज हुआ, जिसे हम बोलेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज। और जो पहला वाला हुआ हमारा, वो हमारा हुआ प्रिंसिपल या मेन क्लॉज। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब हम अगले सेंटेंस की बात करते हैं, जो कि हमारा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस, जिसका मतलब होता है संयुक्त जटिल वाक्य। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें 3 या मोर देन 3 क्लॉजेस देखने को हमें मिलते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा होता है ये मिक्स्ड होता है कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस का। ठीक है, 3 क्लॉजेस मीन्स यहाँ पे सब्जेक्ट एंड वर्ब का जो कॉम्बिनेशन होगा वो मोर देन 3 या 3 के फॉर्म में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, व्हेन दे won the match, the team was happy and the fans cheered। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं when they won the match the team was happy and the fans cheered। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा दे जो है ये हमारा सब्जेक्ट 1 है, वॉन हमारा वर्ब 1 है। ठीक है, जो यहाँ पे टीम है वो सब्जेक्ट 2 का काम कर रही है, वॉज हमारा वर्ब 2 है, तो फैंस हमारा जो है वो सब्जेक्ट 3 है, चीयर्ड हमारा वर्ब 3 है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मोर देन 2 सब्जेक्ट एंड वर्ब है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 3 क्लॉजेस हैं। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस का एग्जाम्पल हुआ। अगर हम कनेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं
व्हेन दे वॉन द मैच द टीम वॉज हैप्पी। जब मैच जीत गए, वो मैच जीत गए तो टीम बहुत खुश थी। तो यहाँ पे एक हमें कनेक्टर व्हेन देखने को मिल रहा है, ठीक है। वहीं पे अगर हम आगे बात करें एंड द फैंस चीयर्ड, यहाँ पे एंड देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये हमारा दूसरा कनेक्टर। व्हेन हमारा जो होता है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का होता है कनेक्टर, और एंड जो होता है वो फैन वॉइस का पार्ट है, यानी कि कंपाउंड सेंटेंस का कनेक्टर है। यानी कि यहाँ पे हमें कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस का मिक्स्ड वर्जन देखने को मिल रहा है। अगर हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस की बात करें तो ये बहुत रेयर ही, यानी बहुत कभी कभार ही हमें एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, लेकिन हमने यहाँ पे एक मोटे मोटे तौर पे इसको डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब चलिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और समझते हैं कि कौन से सेंटेंस सिंपल हैं या फिर कौन से कॉम्प्लेक्स हैं, कौन से कंपाउंड हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं सेंटेंस लिखा हुआ है दिस इज़ द स्टूडेंट हु केम यस्टरडे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें दिस इज़ द स्टूडेंट, ये हमारा एक क्लॉज हुआ। यहाँ पे हु जो है वो एज ए कनेक्टर वर्क कर रहा है, हु केम हियर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम सब्जेक्ट एंड वर्ब की बात करें तो हमारा दिस जो हो जाएगा ये सब्जेक्ट वन है, वर्ब जो है वो हमारा इज़ हो जाएगा, ठीक है। एक यहाँ पे क्लॉज हुआ। वहीं पे अगर हु केम, यहाँ पे हु जो है एज ए सब्जेक्ट वर्क कर रहा है, केम यहाँ पे वर्ब हो जाएगा सेकंड, ठीक है। यानी कि बताया जा रहा है कि दिस इज़ द स्टूडेंट, यही वह छात्र है, हु केम यस्टरडे, जो कि कल आया था, ठीक है। यहाँ पे हु जो है वो स्टूडेंट के बारे में यहाँ पे बता रहा है कि वही कल आया था, ठीक है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट पहला क्लॉज है और दूसरा क्लॉज है वो हु के थ्रू कनेक्टेड है। अगर इसकी हम बात करें तो ये चेक करें अगर, तो ये हमारा यहाँ पे दो या एक से दो से ज़्यादा ही यहाँ पे सब्जेक्ट एंड वर्ब है, यानी कि ये हमारा सिंपल सेंटेंस तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि सिंपल सेंटेंस में हमने बात किया था कि वहाँ पे हमें एक क्लॉज ही देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे दो क्लॉज हमें देखने को मिल रहा है, तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस तो बिल्कुल नहीं है। अब हम चेक करते हैं कि ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो कंपाउंड सेंटेंस के बारे में हमने क्या बात किया था कि हमें बीच में कनेक्टर जो होगा वो फैन वॉइस का देखने को मिलेगा। अगर वो मिल रहा है तो फिर उसके बाद हम ये जान जाएंगे कि वो हमारा कंपाउंड सेंटेंस है। फिर उसके बाद जो हम दूसरा अगर चेक करने का उसमें मेथड देखें तो जो पहला क्लॉज होगा वो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग रखेगा, और कनेक्टर के बाद जो हमारा क्लॉज होगा वो भी अपने आप में कंप्लीट मीनिंग रखेगा, ठीक है। ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस का हुआ था। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो दिस इज़ द स्टूडेंट, ये छात्र है, ठीक है। तो ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग रख रहा है। लेकिन अगर हम वही बात करें हु केम यस्टरडे, जो यहाँ कल आया था, तो ये अपने आप में तो कंप्लीट मीनिंग रख नहीं रहा है, यानी कि ये पहले वाले क्लॉज पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि जो सेकेंड क्लॉज है वो डिपेंडेंट है पहले वाले पे, ठीक है। और ये जो पहला वाला है ये आप अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो इसलिए ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ, ठीक है। क्योंकि यहाँ हु पहले ही हमें दिख गया था, हमारा फैन वॉइस का पार्ट नहीं है जो कि कंपाउंड सेंटेंस में हमने पहचान की थी, तो इसलिए ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। अगले एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि ही इज़ रिच येट ही इज़ नॉट हैप्पी, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें ही इज़ रिच, वो रिच है, येट फिर भी ही इज़ नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि ये सिंपल सेंटेंस है या कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है। तो सिंपल सेंटेंस में हमने बात किया था कि वहाँ पे सिर्फ एक क्लॉज या एक सेंटेंस तो है ही, लेकिन यहाँ पे एक क्लॉज नहीं है। क्योंकि अगर हम बात करें ही इज़, ये सब्जेक्ट वन, ये वर्ब वन, फिर इसके बाद यहाँ पे कंजंक्शन येट के बाद भी हम देख रहे हैं कि यहाँ हमें सब्जेक्ट टू ही दिख रहा है, इज़ हमें वर्ब टू, यानी दो सब्जेक्ट और दो वर्ब देखने को मिल रहा है। तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस तो कभी नहीं होगा, ठीक है।
अब हम बात करते हैं कंपाउंड सेंटेंस की। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हमें 2 क्लॉज देखने को मिल रहा है, ठीक है। और कनेक्टर की बात करें तो यहाँ पे येट दिख रहा है जो कि हमारे फैन वॉइस का पार्ट है, ठीक है। तो ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस तो हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये चेक करने का यहाँ पे रूल था, फिर दूसरी तरह ये चेक करते हैं कि ये जो क्लॉजेज हैं क्या अपने आप में ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं। तो अगर हम पहले क्लॉज की बात करें, ही इज़ रिच, वह रिच है, यानी कि इसका अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग आ रहा है। वहीं पे अगर हम बात करें ही इज़ नॉट हैप्पी, तो ये भी अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग रख रहा है। तो ये भी अपने आप में कंप्लीट मीनिंग रख रहा है। तो इस तरह ये हमारा हो गया ये कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। इस तरह और एक एग्जांपल लें, जैसे कि आई टॉक इन इंग्लिश एंड शी टॉक इन हिंदी। तो ये जो क्वेश्चन है ये आप लोग के लिए है होमवर्क। आप इस लेक्चर को देखिएगा, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा, फिर इसके बारे में आप हमें बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आंसर बताइएगा, ठीक है। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो कि हमारे DSSB में आए हुए हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, जैसे कि आई अराइव्ड एंड द बिग डॉग स्टार्टेड बार्किंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं आई अराइव्ड एंड द बिग डॉग स्टार्टेड बार्किंग। तो हमें ये देख के पता चल रहा है कि ये हमारा सिंपल सेंटेंस तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे एंड कनेक्टर यूज़ हुआ है, ठीक है। एंड कनेक्टर यूज़ हुआ है, जबकि सिंपल सेंटेंस में कोई कनेक्टर नहीं यूज़ होगा, ठीक है। हमारा सिंपल सेंटेंस नहीं है। अब हम चेक करते हैं कि ये कंपाउंड सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस में कि जो हमारा कंजंक्शन है वो फैन वॉइस का पार्ट है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारा एंड है ये फैन वॉइस का एक पार्ट है। फैन वॉइस में हमें एंड देखने को मिलता है, तो ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। अगर इसके मीनिंग बेस पे हम बात करें तो आई अराइव्ड, मैं पहुँचा, तो इसका अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग है, ठीक है। अगर हम दूसरे क्लॉज की बात करें, द बिग डॉग स्टार्टेड बार्किंग, यानी कि जो बड़ा कुत्ता था वो भौंकना शुरू किया, तो इसका भी अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग आ रहा है। तो इसलिए ये हमारा हुआ कंपाउंड सेंटेंस, ठीक। अगर हम दूसरे क्वेश्चन पे बात करें, हमारा दूसरा क्वेश्चन है व्हेन द बॉय सॉ अ वुल्फ ही रैन अवे, ठीक है। यहाँ पे हम बात करें कि इसमें कौन सा सेंटेंस है। व्हेन द बॉय सॉ अ वुल्फ ही रैन अवे, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं द बॉय एक सब्जेक्ट 1, सॉ वर्ब 1, ही रैन अवे, यहाँ पे ही जो हमारा सब्जेक्ट 2 है और रैन अवे हमारा वर्ब 2। तो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट और 2 वर्ब हैं, यानी कि ये हमारा सिंपल सेंटेंस नहीं होगा। अब हम चेक करते हैं कंपाउंड सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस के लिए हमने बात की थी फैन वॉइस का अगर कोई भी कंजंक्शन हमें सेंटेंस में देखने को मिले तो वो हमारा कंपाउंड सेंटेंस होगा। तो यहाँ पे अगर हम कंजंक्शन की बात करें तो यहाँ हमारा व्हेन जो है वो एज ए कंजंक्शन यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो व्हेन हमारा फैन वॉइस का पार्ट नहीं है, तो इसलिए ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। अगर मीनिंग बेस पे बात करें, द बॉय सॉ अ वुल्फ, लड़के ने कुत्ते को देखा, तो जब लड़के ने कुत्ते को देखा, ठीक है, यानी कि अपने आप में कंप्लीट मीनिंग नहीं रख रहा है।
अगर दूसरे की बात करें, ही रैन अवे, वो भाग गया, ये तो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग रख रहा है। लेकिन ये वाला जो है द बॉय, व्हेन द बॉय सॉ अ वुल्फ, ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग नहीं रख रहा है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की अगर हम बात करें तो उसमें यही बात हुई थी कि कंजंक्शन के बाद जो क्लॉज होगा अगर वो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग रखेगा, यानी कि कंप्लीट मीनिंग नहीं रखेगा, ठीक है, वो पहले वाले क्लॉज पे डिपेंड करेगा। यहाँ यानी कि हमारा यहाँ ही रैन अवे जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और जो हमारा व्हेन द बॉय सॉ अ वुल्फ, ये हमारा डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो क्लॉज 2 होगा वो क्लॉज 1 पे डिपेंड करता है, जिसका कि अपने आप में कंप्लीट मीनिंग नहीं होता, इसलिए वो पहले वाले क्लॉज पे डिपेंड करता है, इसलिए वो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमने कुछ एग्जांपल्स भी देख लिए जो कि प्रीवियस ईयर में हमारे क्वेश्चंस आए हुए थे। ठीक है, आप इस लेक्चर को अच्छे से पढ़िएगा, फिर ये मैंने जो क्वेश्चन आपसे पूछा है इसका आंसर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।